सो हे गाइस, ईवी टू व्हीलर स्पेस से एथर एनर्जी ने अपने नंबर्स अनाउंस किए हैं Q1 FY27 के लिए। तो ओवरऑल देखेंगे नंबर्स कैसे हैं, क्या कुछ इंप्रूवमेंट है, क्या कुछ कंसर्न है। उसके साथ साथ इनका कॉन कॉल भी हो चुका है तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे ओवरऑल आज के दिन के अंदर एथर एनर्जी ईवी टू व्हीलर स्पेस के अंदर कैसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। सो लेट्स बिगिन विद द नंबर्स। यार चलो नंबर्स को देखते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पे जो इंडस्ट्री के अंदर पिछले कुछ महीनों में टैलेंट्स मिले इनको, जिसकी वजह से पूरी जो इंडस्ट्री है उसमें एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिली है टू व्हीलर ईवी के अंदर। उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। तो देखो, सबसे पहले तो जो ये ईवी टू व्हीलर का पेनिट्रेशन है वो 11% हो चुका है और पिछले कुछ महीने में ये यहाँ पे 44% से बढ़ा है। अब 11% यहाँ पे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का पेनिट्रेशन, मतलब टोटल जो टू व्हीलर इंडिया में 100 बिकते हैं उनमें से 11 यहाँ पे अब ईवी टू व्हीलर्स बिकने लगे हैं। ये नंबर्स पहले 7-8 हुआ करता था, तो कितना रैपिडली बढ़ा है पिछले कुछ टाइम से यू कैन कंसिडर। ठीक है, देन यहाँ पे ईवी के बारे में जो सर्च है वो भी बढ़ा है। अब लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, पहले क्या किसी को भी अगर टू व्हीलर लेना होता था तो वो आईसी इंजन को ही प्रेफर करता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम में जो यहाँ पे गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज हुए हैं, जो ये फ्यूल के प्राइजेस बढ़े हैं, उसकी वजह से यहाँ पे दोस्तों क्या है कि पूरा शिफ्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पिछले शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा एक अच्छी पसंद बन चुका है लोगों का, और 75% से ईवी के बारे में इंटरनेट के ऊपर सर्च भी बढ़ा है। देन यहाँ पे एथर के लिए जो सर्च बढ़ा है वो यहाँ पे 118% से बढ़ा है। मतलब अगर किसी को ईवी टू व्हीलर लेना है उसके बारे में सर्च करेगा तो वो एथर के बारे में जो सर्च करेगा वो यहाँ पे 118% से बढ़ा है। अब टेलमेंट्स कौन कौन से क्रिएट हुए, एक तो यहाँ पे हमारे पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे बताया था। पता है दोस्तों आप लोगों को, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आप इलेक्ट्रिफिकेशन करिए, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ करिए, वो इनको एक तो बेनिफिट मिला। ठीक है, देन यहाँ पे जो पॉलिसीज चेंज हुई, एक तो यहाँ पे पीएम ई ड्राइव तो था ही, उसके साथ साथ यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो यहाँ पे इन्होंने पॉलिसी गवर्नमेंट ने चेंज किया कि 2028 के बाद आप आईसी इंजन वाला टू व्हीलर नहीं खरीद सकते, उसका इनको बेनिफिट मिला। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे फ्यूल की अवेलेबिलिटी के कंसर्न हुए थे बीच में एंड फ्यूल के प्राइजेस भी बढ़े हैं। वो सारे टैलेंट क्रिएट हुए, इसकी वजह से ये लोग कह रहे हैं कि एक मैसिव डिमांड क्रिएट हुआ है ईवी टू व्हीलर्स के अंदर। ठीक है, देन यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग देखोगे ईवी के जो रजिस्ट्रेशन है टोटल, वो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे आप लोग यहाँ पे तो बढ़ ही रहा है, हर क्वार्टर बढ़ रहा है। ठीक है, ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। लगभग यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे 68% का जंप देखने को मिला है इंडस्ट्री के अंदर टोटल ईवी रजिस्ट्रेशन का। अगर आप लोग देखोगे Q1 FY26 में 312 के, मतलब 3,12,000 का रजिस्ट्रेशन हुआ, तो जो अभी 5,25,000 का हो चुका है। 68% का टोटल रजिस्ट्रेशन के अंदर जंप देखने को मिला है भाई। बाकी जो एथर के लिए इंक्वायरीज आते हैं इनके, मतलब जो शोरूम में खरीदने के लिए, उसमें भी यहाँ पे 95% से इंक्वायरी बढ़े, मतलब कि एथर को कंसिडर कर रहे लोग, एथर के बारे में यहाँ पे सर्च कर रहे लोग, एथर के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। टोटल इनको एक ही क्वार्टर में 7 लाख क्वेरीज आए भाई। ठीक है, और प्री ऑर्डर, मतलब आप जो ऑर्डर करते हो यहाँ पे, प्री ऑर्डर बुक करते हो, वो यहाँ पे 1.5 लाख यूनिट इनके प्री ऑर्डर हुए हैं यहाँ पे Q1 के अंदर। ठीक है, जो कि यहाँ पे 158% से बढ़े भाई। ठीक है, तो गजब की यहाँ पे डिमांड देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम में। जो ये इंडस्ट्री के अंदर टैलेंट क्रिएट हुए हैं, हर एक चीज़ इनको फेवर की है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हुआ है इन टैलेंट्स की वजह से, और उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिला है। रजिस्ट्रेशन 68% से इंडस्ट्री का बढ़ा, एथर की जो इंक्वायरी थी वो 95% से बढ़ा, और टोटल इनका जो प्री ऑर्डर है वो यहाँ पे 158% से बढ़ा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नंबर्स की तरफ देखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ग्रोथ को देखते हैं दोस्तों। तो वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे टोटल इन्होंने लगभग अगर देखोगे आप लोग तो 83 के प्लस यूनिट्स इस क्वार्टर के अंदर बेच दिए। 83,000 के करीबन यहाँ पे, उससे ज़्यादा यहाँ पे जो ईवी टू व्हीलर्स है इन्होंने यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर ही बेच दिए, जो कि क्वार्टर Q1 FY26 के कंपेयर में 81% का जंप है। 46 के आसपास यहाँ पे Q1 FY26 में इन्होंने टोटल स्कूटर बेचे थे, जो बढ़ के 81% की ग्रोथ के साथ अभी 83 के प्लस हो चुके हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ी बहुत ग्रोथ यहाँ पे जो है वो देखने को मिली है। 300-400 व्हीकल्स की यहाँ पे भी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। मंथ ऑन मंथ भी इनके यहाँ पे मंथली भी इनकी ग्रोथ बढ़ी है, सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं, हर मंथ नया हाई लगा रहे हैं ये लोग यहाँ पे अपना वॉल्यूम ग्रोथ का। अगर देखोगे आप लोग 24,000 व्हीकल इन्होंने यहाँ पे अप्रैल में बेचे, फिर मई में यहाँ पे 28 के और 38 के यहाँ पे जुलाई में बेच दिए। ठीक है, तो मंथ ऑन मंथ भी बहुत अच्छी डिमांड है। डिमांड बहुत एक्सट्रीम है कि 2-2 महीने का वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है। कस्टमर को 2-2 महीने इनके व्हीकल के लिए यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। उस लेवल का डिमांड यहाँ पे क्रिएट हुआ है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर।
देन यहाँ पे दोस्तों देखोगे आप लोग तो इंडस्ट्री के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो लास्ट क्यू मतलब सेम क्वार्टर ईयर ऑन ईयर यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे टोटल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पिछले Q1 FY26 में लगभग 45K के आसपास टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे, मतलब टोटल जो खरीदे गए थे व्हीकल्स, ठीक है। और यहाँ पे एज ऑफ नाउ 90K हो चुके हैं। अभी इन दोनों नंबर्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये टोटल ऐसे व्हीकल्स है जिनका सेल्स इन्होंने किया है और ये टोटल ऐसे व्हीकल्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। उनमें से ऐसे कितने भी होंगे जिसका सेल अभी तक इन्होंने नहीं किया, ये सिर्फ रजिस्टर्ड हुए हैं इनके, ठीक है, मतलब इनका अभी सेल होना बाकी है, ठीक है। तो टोटल सेल यहाँ पे 90K प्लस की हुई है, जो कि यहाँ पे 100% प्लस की ग्रोथ है, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत अच्छी ग्रोथ है यहाँ पे, ठीक है। 180K के आसपास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्यू फॉर्म में हुए थे, अभी वो यहाँ पे 90 के आसपास हो चुके हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया है। बाकी अगर देखोगे आप लोग दोस्तों तो इन्होंने यहाँ पे जॉन वाइज भी जो इनका ग्रोथ हुआ है वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। सबसे ज़्यादा ग्रोथ इनको यहाँ पे मिडल इंडिया में देखने को मिलता है, 41K का ग्रोथ है मिडल इंडिया के अंदर। मिडल इंडिया में यहाँ पे लास्ट ईयर इन्होंने Q1 के अंदर जो है वो 11.5 आसपास यूनिट्स बेचे थे, वो अभी यहाँ पे 28 के आसपास हो चुके हैं, 27.8 के 141% की ग्रोथ है। और ये लोगों ने पहले भी बोला था कि मिडल इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ इनको दिख रहा है, और इसी वजह से ये लोग अपना जो नया प्लांट लेके आ रहे हैं वो भी यहाँ पे जो यूरिक करके ये नया प्लांट लेके आ रहे हैं, जो कि 2 फेज़ के अंदर कंस्ट्रक्शन होगा उसका फेज़ 1 यहाँ पे ये FY26 तक खत्म हो जाए, FY27 सॉरी ये कैलेंडर ईयर तक ही खत्म हो जाएगा शायद, ठीक है। तो ये क्यों मिडल इंडिया महाराष्ट्र में वो प्लांट लेके क्यों आए, क्योंकि मिडल इंडिया के अंदर जहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। दैट्स वाई यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे लॉजिस्टिक वगैरह को इनको आसानी रहे, सिंपल ये लोग यहाँ पे सप्लाई दे पाए मिडल इंडिया को, इस वजह से यहाँ पे इन्होंने जो अपना प्लांट है वो भी मिडल इंडिया में लगा रहे हैं, वरना पहला इनका प्लांट होसूर में था, ठीक है। रेस्ट इंडिया के अंदर भी 18% की ग्रोथ है। और साउथ इंडिया जो इनका कोर मार्केट है, जहाँ से कंपनी यहाँ पे शुरू हुई थी, वहाँ पे अगर देखोगे आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे भी 76% का ग्रोथ है। यहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है, यहीं सॉरी मार्केट गेन शेयर है, यहीं पे कंपनी सबसे पहले शुरू हुई थी बेंगलोर के अंदर, ठीक है। चलिए अभी आगे बात करते हैं दोस्तों यूरिक जो इनका यहाँ पे नया प्लांट आ रहा है यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए, क्योंकि अभी ये लोग ऑलमोस्ट 100% के यूटिलाइजेशन पे पहुँच चुके हैं और ये लोग नया प्लेटफॉर्म भी अपना लॉन्च कर रहे हैं, नए मॉडल्स भी लॉन्च कर रहे हैं, उसकी आगे बात करते हैं। तो यूरिक फेज़ 1 का कैपेसिटी आने वाला है, लेकिन इससे पहले ये लोग क्या बोल रहे थे दोस्तों, यहाँ पे ये लोग ना अभी मंथली 13 to 15 के और ज़्यादा यूनिट्स बेच सकते हैं। मतलब ये लोग कह रहे डिमांड तो हाई है भाई, हम लोगों ने जो जितने भी ई व्हीकल्स अभी बोल लो कि मान लो कि 30 के आसपास हमने बेचे हैं, तो अभी और यहाँ पे 13 to 15 के बेच सके उतना डिमांड है, लेकिन हमारा यूटिलाइजेशन पीक पे पहुँच चुका है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे उतने ज़्यादा व्हीकल्स नहीं बेच पा रहे हैं। आप लोग देखोगे तो इनके जो डीलर है, इनके जो शोरूम है, पहले 14 दिन का इन्वेंटरी पड़ा रहता था, अभी 3 दिन का इन्वेंटरी पड़ा रहता है। तो कितना ज़्यादा मैसिव डिमांड क्रिएट हुआ है इस पूरे EV टू व्हीलर्स के अंदर पिछले कुछ टाइम में, वो आप लोग यहाँ पे विजिबल कर सकते हो, ठीक है। अभी ये जो यूरिक फेज़ 1 आएगा, इनका जो यूरिक का प्लांट आ रहा है दोस्तों, ये नया प्लांट पूरा इन्होंने ज़मीन खरीदा यहाँ पे औरंगाबाद, जो यहाँ पे छत्रपति संभाजी नगर है, वहाँ पे इन्होंने नया अपना प्लांट खरीदा, ज़मीन खरीदा और वहाँ पे अपना नया प्लांट बिठा रहे हैं। एज ऑफ नाउ इनका जो होसूर के अंदर एक फैसिलिटी है, एक प्लांट इनका यहाँ पे होसूर के अंदर एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। वहाँ पे टोटल कैपेसिटी एनुअल बेस पर है 4,20,000 का, मंथली यहाँ पे 35K का जो मतलब टोटल स्कूटर बनाने का कैपेसिटी हो 35K का है। और ये लोग यहाँ पे 30 के आसपास तो पहुँच ही चुके हैं भाई मंथली सेल्स पे। तो अभी हो क्या रहा है कि नया प्लांट इनको चाहिए होगा, नया कैपेसिटी चाहिए होगा। अभी EL का भी नया आ रहा है इनका लाइक मॉडल, तो उसका भी प्रोडक्शन इनको करना होगा। तो आप लोग देखोगे तो इनका नया प्लांट आएगा, फेज़ 1 जैसे ही कंप्लीट होगा, ये 2 फेज़ में यहाँ पे यूरिक आएगा, ठीक है। यूरिक इनका प्लांट का नाम है, इन्होंने यूरिक दिया है, ये पूरा सिटी का मतलब नाम है पूरा, ठीक है, यूरिक। बाकी ये प्लांट का नाम दिया गया है यूरिक, कुछ सिटी के नाम पे दिया गया है, ठीक है। बाकी टोटल इनका जो कैपेसिटी अभी 4,20,000 का है, वो ये प्लांट का फेज़ 1 आने के बाद टोटल कैपेसिटी इनका 9,20,000 का हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन। और मंथली प्रोडक्शन यहाँ पे 42K सिर्फ यहाँ पे यूरिक के अंदर ही ये लोग अपना प्रोडक्शन लेके आएंगे। अपना कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ यूरिक में ही मंथली बेस पर 42K का कैपेसिटी इनका होगा। और उसमें मोस्टली यहाँ पे लोग EL का जो प्लेटफॉर्म नया आएगा उसका ही प्रोडक्शन के लिए इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। और यूरिक जो है, ये लोग कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा मैसिव डिमांड है
कि ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा ज़मीन खरीदा है ये यूरिक प्लांट के लिए। तो फेज़ 1 तो कंप्लीट होगा, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हमको जल्दी ही उसको भी मतलब वो कैपेसिटी को भी हमको एक्सपांड करना होगा, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हमको कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्शन का एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो तुरंत ही ये लोग कह रहे हैं कि जैसे ही वो ऑपरेशनल होगा, थोड़ा बहुत उसका मतलब प्रोडक्शन रैंप अप हो जाएगा, फिर हम लोग यूरिक का फेज़ 2 जो दूसरा ज़मीन उन्होंने लिया है पास में, मतलब पूरा ज़मीन लिया था, आधे ज़मीन में फेज़ 1 बनेगा, और सेम यहाँ पे फेज़ 2 जहाँ पे दूसरे ज़मीन में ये लोग सेम दूसरा यहाँ पे 5 लाख का कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं एडिशनल। टोटल कैपेसिटी इनका फेज़ 2 कंप्लीट होगा यूरिक का, तो 14,20,000 का टोटल कैपेसिटी बन जाएगा। और मंथली कैपेसिटी यहाँ पे इसका 42,000, इसका 42,000 और यहाँ पे इसका 35K, ठीक है। तो लगभग 1 लाख प्लस का इनका मंथली कैपेसिटी हो जाएगा ये यूरिक के दोनों फेजेस कंप्लीट होने के बाद। तो गजब लेवल पर यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपांशन देखने को मिल रहा है। और इतना कैपेसिटी एक्सपांशन क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि डिमांड इतनी हाई है। देन यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग देखोगे थोड़े बहुत हेडविंड भी है। कंपनी अगर देखोगे आप लोग तो इसको बहुत अच्छे से मैनेज भी कर रही है, और कॉमोडिटी वाला जो रिस्क है, जैसे इनके एल्यूमिनियम हो गया, पॉलीमर हो गया, जो इनके प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये लोग लाइक प्रोडक्शन करते हैं उसका, तो उसमें एल्यूमिनियम यूज़ होता है, पॉलीमर यूज़ होता है उसमें। तो वो सारे के जो प्राइसेस बढ़े, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, लिथियम के, ये सारे जो प्रोडक्ट बढ़ते हैं उसकी वजह से इनके जो ग्रॉस मार्जिन है उसके ऊपर बड़ा इंपैक्ट आ सकता था, लेकिन इन्होंने उसको बहुत अच्छे से संभाला है। और पिछले कुछ टाइम से कॉमोडिटीज, चिप्स वगैरह की प्राइजेस बहुत बढ़े, ठीक है। लेकिन Q4 में इन्होंने वैसे बोला था कि हम लोग जो है वो ये Q1 Q2 में थोड़ा सा मार्जिन्स का प्रेशर रहेगा, लेकिन इन्होंने मार्जिन्स अच्छी रिपोर्ट किए भाई Q4 के कंपेयर में भी। तो हेड्स ऑफ टू कंपनी। ग्रॉस मार्जिन्स थोड़े से इंपैक्ट हुए, लेकिन वो ज़्यादा इंपैक्ट हो सकते थे अगर कंपनी ने उसको अच्छे से ना संभाला होता तो। सो दैट्स ऑसम, ठीक है। इनका एवरेज सेलिंग प्राइस भी बढ़ा है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में कॉमोडिटीज़ के प्राइजेस बढ़े, तो उसको इन्होंने पास किया है लाइक कंज्यूमर के ऊपर। तो पहले इनका क्या था, Q4 तक 1,53,000 आसपास का टोटल कैपेसिटी टोटल एवरेज सेलिंग प्राइस था, वो अभी बढ़ के यहाँ पे 1,60,000 प्लस हो चुका है, ठीक है। तो लगभग 11,000 का एवरेज सेलिंग प्राइस के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ये कॉमोडिटी वगैरह के प्राइजेस बढ़े उसकी वजह से। इनका एथर स्टेक प्रो करके एक दोस्तों है चीज़, ये इनका लाइक फीचर्स है, ये सॉफ्टवेयर है, उसके भी प्राइजेस इन्होंने 1K से बढ़ाए हैं Q1 के अंदर। टोटल 5,000 मतलब जो है वो टोटल 4,000 व्हीकल का प्राइस बढ़ाया है, और एथर स्टिक का भी 1,000 से प्राइस बढ़ाया है। ये एथर स्टिक क्या है? ये इनका दोस्तों सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब इसमें अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। ये सिक्योरिटी फीचर्स आपको मिलते हैं, आपको सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। अभी रिसेंटली हुआ क्या था, बिहार के अंदर एक मामला बना था जहाँ पे एथर का स्कूटी एक बंदा चुरा के लेके गया भाई, ठीक है। तो वो स्कूटी को तोड़ फोड़ के उसके स्पेयर पार्ट वगैरह यहाँ पे बेच दिए, फिर भी एथर का फीचर्स इतना ज़्यादा भाई, क्वालिटी वाइज इतना हाई है कि पुलिस ने ढूंढ निकाला कि वो स्कूटी कहाँ कहाँ पे गई थी। लोकेशन उस वाइज यहाँ पे आपके मोबाइल में ट्रैक करेगा, अगर आप लोगों ने ये प्रो सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो ये सेफ्टी फीचर्स वगैरह मामूली प्राइस पे ये लोग देते हैं, बहुत अच्छे फीचर्स। तो इसका जो अटैच रेट है 94 बन चुका है इनका, मतलब कि अगर कोई बंदा यहाँ पे मान लो कि 100 बंदे अगर एथर का व्हीकल खरीदते हैं, तो उसमें से 94 जो कस्टमर्स है वो इनका एथर का जो प्रो सब्सक्रिप्शन है फीचर्स का, सॉफ्टवेयर का, वो भी खरीदते हैं, ठीक है। चलिए, उसकी वजह से इनका जो ये 14% नॉन व्हीकल का जो रेवेन्यू है उसमें एक तो इनका आता है ये जो मैंने एथर स्टेक प्रो करके जो सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू बताया वो। देन यहाँ पे जो एसेसरीज ये आफ्टर मार्केट बेचते हैं वहाँ से आता है यहाँ पे रेवेन्यू, फिर सर्विस से आता है, ठीक है। तो ये 14% नॉन व्हीकल रेवेन्यू, और ये लोग कह रहे हैं जो इनका लाइक एसेसरीज वाला बिजनेस है वो आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बहुत अच्छी डिमांड है उसमें, ठीक है। और ये जो अटैच रेट है यहाँ पे यहाँ पे क्या बोलते हैं इसका यार, मैं नाम भूल जाता हूँ, यहाँ पे एथर स्टेक प्रो का वो बढ़ा ही है भाई, पहले 90% आसपास का, अभी 94% हो चुका है, तो बढ़ा ही है। एंड जी ये नॉन व्हीकल रेवेन्यू जितना बढ़ेगा उतने इनके मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे, क्योंकि ये हाई मार्जिन वाला बिजनेस है इनका, ठीक है। चलिए, इबिटा मार्जिन्स इनके दोस्तों इंप्रूव हुए हैं इनके, लाइक आप लोग देखोगे तो इनके जो ग्रॉस मार्जिन्स है वो थोड़े से इम्पेक्टेड हुए कॉमोडिटी प्राइजेस की वजह से, लेकिन इन्होंने अदर कॉस्ट के अंदर बहुत अच्छे से जो है वो इन्होंने यहाँ पे कंट्रोल किया, और इनकी टीम ने बहुत अच्छे से यहाँ पे एफिशिएंट बनाया अपने आप को। दैट्स वाई इनके जो मार्जिन्स है वो मैसिवली इंप्रूव है भाई, गजब के मार्जिन्स इंप्रूवमेंट। और ये इनका पहला क्वार्टर है जहाँ पे ये इबिटा पॉजिटिव बने हैं, इबिटा ब्रेक इवन इन्होंने कर लिया है।
0.8% के EBITDA मार्जिन रिपोर्ट किए हैं, 9 करोड़ का EBITDA किया है। तो ऑफकोर्स नंबर्स छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है भाई, पहला क्वार्टर इनका। तो ये लोग कह रहे हैं हम लोग बहुत छोटा नंबर है लेकिन काफ़ी खुश है लोग ये नंबर से। और डेफिनेटली यार आप लोग देखोगे, आप लोग तो Q1 FY26 में 15% आसपास का नेगेटिव EBITDA हुआ करता था, उसको ये लोग ब्रेक इवन कर गए भाई इस क्वार्टर। डेफिनेटली हेड्स ऑफ टू भाई एथर एनर्जी। ऐसे कॉमोडिटी वाला जो अभी दिक्कत चल रहा है, इतने ज़्यादा यहाँ पे रॉ मटेरियल के प्राइजेस बढ़े हैं, प्रोडक्शन में इतने दिक्कत है, स्टिल यहाँ पे इतना लेवल का मार्जिन्स एक्सपेंशन, हेड्स ऑफ भाई, ठीक है। मतलब गजब के यहाँ पे इन्होंने एग्जीक्यूशन दिखाया है। EBITDA पॉजिटिव का तो बिल्कुल नहीं सोचा था, इवन कि इन्होंने तो Q4 में बोला था भाई कि हम लोग यहाँ पे आने वाले क्वार्टर, थोड़े बहुत क्वार्टर हाँ हमारे मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर रहेगा। और खुद ही झूठे हो गए, झूठे इन द सेंस पॉजिटिव वे में, कि भाई बोला था कि प्रेशर रहेगा लेकिन प्रेशर कुछ भी नहीं रहा भाई, पॉजिटिव EBITDA कर दिया ऊपर से, ठीक है। कांस्टेंट बेस पर 15-16% का नेगेटिव जो लाइक इनका EBITDA था उसको यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया एक साल के अंदर भाई। लगभग 1650 बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट, मतलब 16% आसपास का इम्प्रूवमेंट भाई, 16.5% का इम्प्रूवमेंट टोटल यहाँ पे EBITDA मार्जिन्स के अंदर। ये लेवल पर यहाँ पे दोस्तों EBITDA मार्जिन्स इंप्रूव होंगे तो दैट्स वाई मार्केट यहाँ पे एथर को हमेशा ऑल टाइम हाई पे रखता है, क्योंकि मार्केट उसके एग्जीक्यूशन को हमेशा रिवॉर्ड करता रहता है, ठीक है। ये अब दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ EL स्कूटर प्लेटफॉर्म, ये अपना एक नया मॉडल लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों जिसका नाम है EL स्कूटर प्लेटफॉर्म। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये एक बॉडी स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये लोग नए नए मॉडल अपने लॉन्च करेंगे, इसको नाम अलग अलग दिया जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म एक ही होगा, ठीक है, मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक ही होगा, उसके ऊपर नया नया डिज़ाइन करके फिर नई नई यहाँ पे जो है वो चीज़ें बेचेंगे। अभी यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों, पहले क्या, एज ऑफ नाउ इनका एक रिस्टा मॉडल सबसे सक्सेसफुल है। रिस्टा क्या है, 1,60,000 1,50,000 प्लस में बिकता है, ठीक है। तो ये प्रीमियम सेगमेंट के अंदर डील कर रहे थे। और EV टू व्हीलर का सबसे बड़ा मार्केट कहाँ पे है, मास सेगमेंट कहाँ पे है, तो मिड रेंज के अंदर है। 1,25,000 आसपास वाले जो व्हीकल्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा EV टू व्हीलर्स बिकते हैं, और यहाँ पे इनका एक भी लाइक मॉडल ही नहीं था। तो ये लोग सबसे बड़ा वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो मिस कर रहे थे, सबसे बड़ा EV मार्केट मिस कर रहे थे टू व्हीलर का, जहाँ पे 30-40% मार्केट शेयर है EV का, लाइक 125K के आसपास वाला प्राइस सेगमेंट। वहाँ पे अब इन्होंने यहाँ पे अपना EL स्कूटर लॉन्च करने वाले, ये 29 जो कम्युनिटी डे है एथर का, ठीक है, वहाँ पे लोग बेंगलोर में इसका पहला लॉन्चिंग करेंगे। इसको नाम अभी नहीं दिया है, पहले मॉडल का नाम ये लोग जल्दी दे देंगे, लेकिन ये सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा इनके लिए दोस्तों। मानिए एज ऑफ नाउ एथर का क्वालिटी बढ़िया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को एथर लेना होता है लेकिन उनके बजट में नहीं बैठता। लेकिन एथर अभी इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है भाई, और अगर यहाँ पे एथर के नाम से इनको यहाँ पे मिड रेंज में लाइक मिलने लगा व्हीकल, तो मुझे लगता है ये रिस्टा से भी ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल बनेगा। और इसमें लोग चेंजेस क्या करेंगे, चेंजेस क्वालिटी तो वही रहेगा, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। जैसे पहले क्या था, वो पहले रिस्टा में जैसे एल्यूमिनियम का बॉडी देते हैं, इसमें कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे स्टील के यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे ये लोग यहाँ पे कॉस्ट रिडक्शन करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे पूरा मॉडल क्वालिटी डिक्रीज़ किए बिना यहाँ पे ये लोग मिड रेंज सेगमेंट में अपना जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं, जहाँ से एक बहुत बड़ा वॉल्यूम इनके लिए अनलॉक होगा, वॉल्यूम ग्रोथ, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे है दोस्तों, इसका लाइक प्रोडक्शन ट्रायल्स वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, होमोलोगेशन भी इनका कंप्लीट हो चुका है, और इसका जो प्रोडक्शन है Q2 में स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और इनिशियली ये लोग 60 के पर मंथ तक इसका कैपेसिटी पहुंचाना चाहते हैं, और 29 अगस्त को इसका लाइक एथर कम्युनिटी डे इनका है, वहाँ पे इसका लॉन्चिंग है बेंगलोर के अंदर, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे ये इनका नया जो आ रहा है भाई फैसिलिटी यूरिक, उसके बारे में जानकारी आपको मैं देता हूँ। पूरा लेआउट का इन्होंने फ़ोटो दिया है। ये दोस्तों बड़ा ज़मीन खरीदा इन्होंने नया प्लांट बनाने के लिए, जिसमें एज ऑफ नाउ ये फेज़ 1 इसका बन रहा है यूरिक का, जहाँ पे टोटल 5 लाख का एडिशनल कैपेसिटी आ रहा है प्रोडक्शन का, ठीक है। जिसमें आप लोग देखोगे ये यहाँ पे असेंबल एरिया है, ये वेयर हाउस है इनका, ये पेंट शॉप है, बाकी यूटिलिटी, ये अलग अलग मतलब पूरा यहाँ पे प्लांट तैयार हो रहा है। ये हो भी जाएगा मेरे ख्याल से Q3 के अंदर, आज दिखा है इन्होंने, देखो ये Q3 के अंदर कंप्लीट हो भी जाएगा इसका कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे फेज़ 2 के लिए ज़मीन पड़ा है, देखो बहुत बड़ा ज़मीन खरीदा है। ये लोग कह रहे हैं कि लकीली हमने बड़ा ज़मीन खरीद लिया
तो अब क्या है कि डिमांड तो बढ़ ही रहा है, इसका प्रोडक्शन भी जल्दी ही यहाँ पे यूटिलाइजेशन पिक पे पहुँचेगा। तो फेज़ 2 के लिए भी ये लोग अभी बात करें, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे 1300 करोड़ का QIP रेज किया था, और बाकी का शेयर होल्डर वगैरह से यहाँ पे बातचीत इनका एज ऑफ नाउ चल रहा है। ठीक है, चलिए बाकी अगर देखोगे दोस्तों यहाँ पे तो ये कुछ लॉन्चिंग डेट का इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये एथर का जो नया यहाँ पे EL प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो Q1 FY27 की कुछ यहाँ पे समरी इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो डिमांड 158% से बढ़ा है, रजिस्ट्रेशन 102% से बढ़ा है, प्रोडक्शन 79% से बढ़ा है। EL का यहाँ पे लॉन्च 9 अगस्त को है। टोटल वॉल्यूम ग्रोथ अगर देखोगे आप लोग तो 81% का है, 83 के आसपास इन्होंने यूनिट्स बेचे हैं। टोटल रेवेन्यू 1260 करोड़ का इन्होंने किया है, 87% के आसपास की ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, रेवेन्यू पर व्हीकल भी इनका यहाँ पे 4.6% से बढ़ा है। नॉन व्हीकल रेवेन्यू 14% है इनका। ठीक है, बाकी इनका जो ग्रॉस मार्जिन है वो थोड़ा सा 60 बेसिस पॉइंट से मतलब डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा डिक्रीज़ हो सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से इसको बैलेंस किया है। EBITDA मार्जिन भाई इनके 16% से मतलब 16.5% से बढ़े हैं, 0.8% की EBITDA मार्जिन रिपोर्ट किए पहला क्वार्टर जहाँ पे EBITDA पॉजिटिव ये लोग बने हैं। ठीक है, ये ओवरऑल यहाँ पे नंबर्स है। देखोगे आप लोग व्हीकल सोल्ड कंपेयर टू Q1 46 के था, ये 83 के हो गया एज ऑफ नाउ। ठीक है, रेवेन्यू यहाँ पे 650 करोड़ आसपास का रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया, 1200 करोड़ आसपास का। ठीक है, जो ये मतलब रेवेन्यू मिक्स है टोटल यहाँ पे स्कूटर बेच के कितना रेवेन्यू किया, 86%, और नॉन व्हीकल वाला जो अपना सॉफ्टवेयर वगैरह बेच के जो एडिशनल पार्ट वगैरह बेच के यहाँ पे 14% का रेवेन्यू, जो कि 13% का था, 1% से बढ़ा है। तो ये ये जितना बढ़ेगा उतने मार्जिन्स भी इनके इम्प्रूव होंगे। एंड अगर देखोगे आप लोग यहाँ पे तो हाँ, प्रॉफिट यहाँ पे जो लॉस इनका रिड्यूस होके पहले 26% का लॉस करते थे, अभी वो 4% का हो चुका है। ठीक है, तो कहाँ पे भाई ये लोग जो है वो पहले 178 करोड़ तक का लॉस करते थे, वो अभी 51 करोड़ का हो चुका है। तो बहुत जल्द ये लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे मेरे ख्याल से। ये हेडविंड वगैरह बीच में आ गए यहाँ पे कॉमोडिटी के प्राइजेस वगैरह, वरना पहले ही ये लोग हो जाते मेरे ख्याल से। इनका यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो EV टू व्हीलर के अंदर मार्केट शेयर गेन भी बढ़ा है, 14% का मार्केट शेयर था पहले, अभी 16% के आसपास का हो चुका है। तो भाई हर एक जगह पे अगर देखोगे तो एथर कह रहा है हम शिकायत नहीं देंगे, चाहे कितने भी हेडविंड्स हो, चाहे कॉमोडिटीज़ के प्राइजेस बढ़े हो, हर जगह पे दोस्तों इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। वॉल्यूम ग्रोथ बढ़िया, रेवेन्यू ग्रोथ बढ़िया, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट का इतना उम्मीद नहीं था, स्टिल इन्होंने बहुत अच्छे मार्जिन्स रिपोर्ट किए। मार्जिन्स का एक्चुअल में इतना ज़्यादा मेरे को नहीं था उम्मीद कि लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे मार्जिन्स एक्सपेंशन करेंगे। इवन तो मैं तो कंसर्न था, इसी वजह से अगर देखोगे तो मैंने Q4 के अंदर ज़्यादा ऐड करना चाहता था मैं, फिर भी नहीं किया था। वैसे मेरा यहाँ पे एथर जो है वो टॉप 2 में आता है, मेरी टॉप जो 2 यहाँ पे होल्डिंग है उसमें दूसरे पे है एथर। ठीक है, तो इतने अच्छे से मार्जिन्स को एक्सपेंशन किया है, हर जगह पे नंबर्स अच्छे डिलीवर किए हैं। हेडविंड थे इतने, तो मार्जिन्स में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशर, और वो अगर प्रेशर होता तो भी नेगेटिव नहीं माना जाता, क्योंकि इतनी ज़्यादा दिक्कतें थी यहाँ पे रॉ मटेरियल के प्राइजेस वगैरह में, लेकिन स्टिल इतने ज़्यादा मार्जिन्स रैपिडली भाई पहला क्वार्टर जहाँ पे EBITDA पॉजिटिव हो गए, पेट मार्जिन्स मतलब जो लॉसेस थे वो रिड्यूस हो चुके हैं। इनके 178 करोड़ का लॉस यहाँ पे Q1 FY26 में अभी 50 करोड़ आसपास हो गया। 26 करोड़ का जो माइनस में ये लोग यहाँ पे लॉसेस करते थे वो भी 4% आसपास टोटल रेवेन्यू का हो गया। दैट्स अमेजिंग भाई, नंबर्स A1 है, फ्यूचर आउटलुक भी बढ़िया है। अभी कॉन कॉल के अंदर क्या कुछ बातें की है उसको थोड़ा बहुत समराइज कर लेते हैं। लेट्स देखते हैं यहाँ पे कॉन कॉल। सो सबसे पहले तो यहाँ पे कॉमोडिटी प्राइजेस के बारे में मैनेजमेंट ने बोला कि अभी भी यहाँ पे ये लोग मतलब फर्दर जो है वो कॉमोडिटी का रिस्क 100 से 200 बेसिस पॉइंट का कॉमोडिटी रिस्क कभी भी आ सकता है आने वाले टाइम में। लेकिन ये लोग कह रहे हैं जो प्राइस हाइक इन्होंने किया है वो जून के एंड में किया है, तो उसका बेनिफिट इनको Q2 में मिलेगा, तो उसको आसानी से ये लोग यहाँ पे मिटिगेट कर लेंगे जो कॉमोडिटीज के प्राइजेस यहाँ पे फर्दर बढ़ेंगे उनका। ठीक है, देन यहाँ पे हॉसुर का जो यूटिलाइजेशन है वो पीक पे पहुंच चुका है, इनका 100% यूटिलाइजेशन पहुंच चुका है। 35K का यहाँ पे पर मंथ का वहाँ पे जो है वो कैपेसिटी हो चुका है, कैपेसिटी पीक पे पहुंच चुका है। ठीक है, देन यहाँ पे औरंगाबाद वाले कैपेसिटी का पूरा इसमें हमने कर ही लिया यहाँ पे डिस्कस।
ठीक है। बाकी फंड रेज में ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि इन्होंने 1300 करोड़ का क्यूआईपी ऑलरेडी किया हुआ है एंड 1200 करोड़ का यहाँ पे अलग से प्रेफरेंशियल इश्यू करेंगे और टोटल 2500 करोड़ का यहाँ पे इनका जो है वो यूरिक का जो है वो उसको फंड करने के लिए इनको यहाँ पे टोटल फंड रेज इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी मैनेजमेंट को यहाँ पे जो है वो जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसके बारे में भी पूछा गया, तो ये लोग कह रहे हैं एज ऑफ नाउ तो ईएल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हमारा फोकस सबसे ज़्यादा है। आने वाले 2 साल बाद ही हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से ये स्कूटर वाला सेगमेंट बाइक वाला सेगमेंट जो है उसको किस तरीके से यहाँ पे मार्केट जो है वो रिवॉर्ड कर रहा है, देन हम लोग इसके बारे में देखेंगे। एज ऑफ नाउ यहाँ पे जो है वो लोग देख नहीं रहे हैं इसके बारे में जो है वो स्कूटर्स के बाइक के बारे में। बाकी दोस्तों इनका जो ASP इतना बड़ा है, ठीक है, जो एवरेज सेलिंग प्राइस इतना बड़ा है उसकी वजह से मतलब ये इनका कस्टमर प्रोफाइल चेंज हुआ है इसकी वजह से बड़ा है। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि नहीं भाई, कस्टमर प्रोफाइल की वजह से चेंज नहीं हुआ है, अभी लोग यहाँ पे ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो एक तो यहाँ पे फाइनेंस का अच्छा खासा इन्होंने लाइक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है। फाइनेंस हेल्प ये लोग देते हैं, मतलब रिटेल फाइनेंस हेल्प, ठीक है, मतलब लोन वगैरह, तो उसका यहाँ पे सर्विसेज ये लोग देते हैं। एंड देन दूसरा चीज़ यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो ये जो इथेनॉल वगैरह का जो मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, तो अभी पेट्रोल वाला व्हीकल लेने से उस वैसे भी लोग डर रहे हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाया, उसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं लाइक कस्टमर्स, एंड आगे जाके यहाँ पे लोग जो है वो इसका बेनिफिट Q2 में इनको सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। तो यही बात है दोस्तों, ओवरऑल नंबर्स एंड कॉन कॉल दोनों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड बुलिश था। एंड भाई अगर देखोगे इनके जो प्रमोटर है लाइक इनके MD या क्या कहते हैं अपने तरुण मेहता जी, भाई इतने ज़्यादा बुलिश है ये बंदा, हर एक मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड हर एक कॉन कॉल के अंदर मैंने लाइव देखा था, हर एक जगह पे वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड, वेरी पॉजिटिव ये चीज़ें यूज़ कर रहा था। ये दर्शाता है कि डिमांड तो काफ़ी हाई है यहाँ पे, बस एग्जीक्यूशन दोस्तों हमको कॉन्टिन्यूसली देखना होगा। यही एग्जीक्यूशन एथर का रहा तो एज ऑफ नाउ बेशक यहाँ पे 2 व्हीलर EV इंडस्ट्री के अंदर बढ़िया डील है एथर एनर्जी, और ये फ्यूचर है पूरा। अभी तो 11% का यहाँ पे 2 व्हीलर के अंदर पेनिट्रेशन है, आगे जाके यहाँ पे अगर 30% पे ये मतलब पेनिट्रेशन पहुंचा और EV यहाँ पे ये एथर अगर अच्छा कंट्रीब्यूट करने लगा, अच्छा एग्जीक्यूट करने लगा ऐसा ही, तो और अभी तो इनका एक नया वॉल्यूम अनलॉक हो रहा है भाई EL प्लेटफॉर्म, तो आगे जाके किस लेवल पर यहाँ पे चीज़ें बदल सकती है एथर के लिए, तो कंटिन्यू ट्रैक करना पड़ेगा। बेशक यहाँ पे चीज़ें अगर सही रही तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड की कमी नहीं है। अभी जो ये दिल्ली के अंदर पॉलिसी आई उसका सबसे बड़ा बेनिफिट एथर को ही मिलेगा, क्योंकि लगभग 6 से 7 इनके जो स्टोर है, जो एक्सपीरियंस सेंटर है वो यहाँ पे इनके दिल्ली के अंदर है। और ये लोग एक्सपीरियंस सेंटर के बारे में अगर देखोगे आप लोग तो इन्होंने बताया कि एज ऑफ नाउ नए एक्सपीरियंस सेंटर ये लोग जो है वो नहीं ओपन करने वाले। क्यों? क्योंकि एज ऑफ नाउ जो मतलब इनके एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस सेंटर है, ये नए स्टोर्स को एक्सपीरियंस सेंटर बोलते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं इनके शोरूम है, वहीं पे लोग डिमांड को कैटर नहीं कर पा रहे। 50-60% ही डिमांड, टोटल डिमांड का कैटर कर पा रहे हैं। इसकी वजह से इनका जो है 2-2 महीने का वेटिंग पीरियड रहता है इनके कस्टमर्स का। तो ये लोग कह रहे हैं इस वजह से हम लोग जो है वो अभी एज ऑफ नाउ नए स्टोर्स का ओपनिंग का नहीं देख रहे, लेकिन आने वाले यहाँ पे 1-2 क्वार्टर्स में जब ये इसका यूरिक का प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, देन हम लोग देखेंगे यहाँ पे नए स्टोर्स ओपन करने के बारे में। बाकी या ओवरऑल वैल्यूएशंस तो कर नहीं सकते क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है नहीं, लेकिन लॉसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में रिड्यूस हुए हैं, तो कंपनी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और जब इतने अच्छे इंप्रूवमेंट हो तो डेफिनेटली मार्केट रिवॉर्ड करता है। एज ऑफ नाउ भाई एथर में सब कुछ सही लग रहा है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, आगे का फ्यूचर लुक आउटलुक भी बढ़िया है। तो या कोई शिकायत नहीं नंबर से। बाकी ये कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है भाई, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है वीडियो, आप लोग अपना डिसीजन खुद से लीजिएगा, ये कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो दोस्तों। देखिए कोई भी आपका ओपिनियन है, चाहे हिंदी में इंग्लिश में, आप शेयर करिए कमेंट्स के अंदर। आप अपने डाउट अपने तक मत रखिए, वरना मेरे इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अपने डाउट अपने तक मत रखिए, आप कमेंट्स के अंदर शेयर करिए, मैं डेफिनेटली वहाँ पे सॉल्व आउट करूंगा, कमेंट में आपको सबको जवाब दूंगा। तो कमेंट्स के अंदर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करोगे, अपने थॉट जरूर शेयर करोगे। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।